सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल में स्टडी कॉर्नर विद शिवांग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ केमिस्ट्री का टॉपिक जो कि है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको मैं पढ़ाऊँगा। पहला जो टॉपिक मैं आपको वो पढ़ाऊँगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दूसरा मैं पढ़ाऊँगा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड थर्ड पढ़ाऊँगा इन दोनों बीच का डिफरेंस। पढ़ाऊँगा। चौथा पॉइंट मैं पढ़ाऊँगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और इसी का सब टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा जो कि हमारा होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर रिएक्शन ये पढ़ाऊंगा और इसी का मैं आपको पढ़ाऊंगा हाफ लाइफ, इसकी फुल लाइफ और हाफ लाइफ। ये टॉपिक मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है। सो फ्रेंड्स, जैसा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं केमिस्ट्री की बिल्कुल डीप नॉलेज देता हूँ, हर टॉपिक की सेपरेट वीडियो बनाता हूँ। ये भी नहीं कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर कर देता हूँ। कॉपी में पढ़ाता हूँ तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। तो अगर आप मेरी पिछली जितनी भी वीडियोज़ हैं अगर आप उसको वॉच करते होंगे तो आपको ज़रूर, मैं आपको 100% साथ कहता हूँ कि आपको केमिस्ट्री की एकदम बिल्कुल 100% साथ में कहता हूँ केमिस्ट्री की आपको एकदम डीप नॉलेज हो गई होगी। मतलब मैं जब देखिए बिल्कुल इस पार्ट की भी सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, इसमें बिल्कुल पढ़ाऊंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना जान जाएंगे। मॉलिक्यूलरिटी, बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है। इस पूरे टॉपिक में जो भी पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारी इस वीडियो के अंत तक। चलिए हम सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, समझते हैं ये है क्या, किस बला का नाम है और हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग यहाँ पे लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब पहली बार आप सुन रहे होंगे ये वर्ड तो एकदम अजीब लगा। ये ऑर्डर क्या है, हाँ मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या एक्चुअली में। सो फ्रेंड्स, ये देखिए क्या होता है। जो यहाँ पे आप पहले मैंने आपको सबसे पहले ये इस चैप्टर पे क्या दिखाया था, रेट लिखना सिखाया था। तो रेट को उसके बाद में रेट लॉ एक्सप्रेशन बताया। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या कैसे था कि जो हमारी रेट थी यानी जो दर थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी जो हमारी रिएक्शन हो रही। मान लीजिए मैंने रिएक्शन में लिया, सबसे पहले देखिए अल्फाबेट में हम लोग कोई भी ले लें। सबसे मैंने लिया यहाँ पे, मान लीजिए मैंने लिया ए लिया और प्रोडक्ट बी लिया। जब ए और प्रोडक्ट बी मिलके हमारे पास हमें क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं, रिएक्टेंट है हमारे। ए रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट है। ये जब मिला तो हमें प्रोडक्ट क्या दिया, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट दिया सी प्लस डी। अब मान लीजिए इस पर हम रेट एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ए और बी हमने लिया। हमने क्या लिया, ए और बी लिया। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा एक कांस्टेंट लगेगा तो रेट इज इक्वल्स टू क्या होगा, के और ए यहाँ पे बी। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कहता है, मान लीजिए रिएक्शन तो हुई, आपने तो रेट लिख दिया, लेकिन मान लीजिए इनकी कुछ पावर्स हैं, इनकी क्या है, कुछ पावर्स है, इन कुछ कंसंट्रेशन की टर्म बताता है। क्या कहते हैं, कुछ टर्म। मान लीजिए ये आपको दिया है ऐसे, रेट दिया है और ये आपको तो कंसंट्रेशन तो आपको बता नहीं सकता है। ये तो मान लीजिए अभी हमने 2 लिया है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, मतलब जितना हो सकता है। मतलब कि जो रिएक्शन हमारी हो रही है वो किन किन रिएक्टेंट्स पे डिपेंड है वो यहाँ पे होगा। मान लीजिए यहाँ पे एक और चीज़ हमने ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे हमने सोडियम ले लिया, क्लोरीन ले लिया, ठीक, NaCl, एक कोई और मान लीजिए इसमें पानी मिला दिया। अब जो रिएक्शन हो रही है वो पानी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इस रेट पे हम पानी को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। पानी को हम क्या ले सकते थे, पी ले सकते थे, एन ले सकते थे, मतलब कोई भी अल्फाबेट से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते थे। लेकिन जो मेरी रिएक्शन है वो ए और बी पर डिपेंड करी, इसीलिए हमने यहाँ पे ए और बी लिखा। ठीक, अब ये कितने मोल यहाँ पे लिया है, कितना अमाउंट लिया है, जनरली क्या है, तो ये इसके से ऐसे पावर आ सकती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ए लिखा और सो फ्रेंड्स हमने ए लिखा। अब इसकी पावर हम मान लीजिए अननोन है, अननोन को हम एक्स लिख लेते हैं, यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ बी, अब बी क्या है यहाँ पे, फिर यहाँ पे हम इसकी पावर कुछ ले लेते हैं वाई। तो अगर ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अच्छा मैं आपसे एक और चीज़ कहता हूँ कि अगर आप इनकी पावर्स को ऐड करते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने आपको यहाँ पे कहा तो आप इनकी पावर से क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा एक्स
प्लस वाई। जब आप किसी कंसंट्रेशंस की रेज्ड पावर को जब आप समेशन करते हैं तो क्या आपको मिलता है, तो आपको मिलता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या मिलता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब ये रिएक्शन का क्या है? ऑर्डर है। रिएक्शन का क्या है? ऑर्डर। तो आपको क्या मिला? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिला। अब देखिए, मैंने आपको ये सिर्फ, मैं चाहता तो डायरेक्ट डेफिनेशन भी लिखा सकता था, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट क्यों बताया कि पहले अगर कॉन्सेप्ट आपको बता दूं अब तो तब मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये देखिए मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा डेफिनेशन। तो ये देखिए, इट इज इक्वल टू, इट इज मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू द सम ऑफ द पावर्स ऑफ concentration terms present in the rate law। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बच्चों क्या बताया था कि जो हमारा रेट लॉ है, रेट लॉ की जो कंसंट्रेशन की रेज जो पावर होती हैं, तो कंसंट्रेशन की जो रेज्ड पावर होती हैं उन्हीं के ही समेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए कितना सिंपल है, इसकी डेफिनेशन भी कितनी सिंपल है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू द सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स प्रेजेंट इन अ रेट लॉ। मतलब जो रेट लॉ है इनके जो कंसंट्रेशन के टर्म की जो पावर होती है उनके समेशन को ही क्या बोलते हैं, या उनके सम को ही क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आप जानिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये होता है। अब हम इसको कुछ फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। अब इसे कुछ हम देखिए फैक्ट्स बताएंगे तो आप उसको नोट डाउन करिएगा, और जो फैक्ट्स बताऊंगा उससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सम फैक्ट्स अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऐसे लिख रहा हूँ मैं, आप समझ जाइएगा। ये क्या है? सम फैक्ट्स अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहला फैक्ट यहाँ पे क्या है? सबसे पहला फैक्ट यहाँ पे क्या है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो कभी भी आप देख के नहीं बता सकते। मतलब कि ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मान लीजिए मैंने ये रिएक्शन लिखी ए और बी और सी या डी, तो जो हमारे 11th क्लास में पढ़ाया गया था, जो कि था हमारा जो लॉ दिया था गुलबर्ग और वागे ने, मोल फ्रैक्शन का नहीं था, वो मास एक्शन था, सॉरी। सो मास एक्शन का उन्होंने जो लॉ दिया था, तो यहाँ पे कुछ जो इनके आगे जो कोफिशिएंट पावर होती थी वही रेज्ड यहाँ पे हो जाती थी। तो पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये जो पावर्स होंगी कुछ और होंगी जो कि रिएक्शन से मैं भी मैच करती हूँ या फिर नहीं करती हूँ। सो इसीलिए हमारे साइंटिस्टों ने ये बताया कि जो ये एक्स वाई है कंपोनेंट है, ये डायरेक्ट यहाँ पे जो लिखे टर्म होते हैं उनको देख के हम नहीं बता सकते हैं। जब तक हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक हम ये एक्स और वाई को डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। सो इसीलिए अब मैं आपको फैक्ट बताने जा रहा हूं कि तो इट कैन नॉट बी प्रेडिक्ट या फिर एक्सप्लेन इट इज कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय सिंपली लुकिंग। मतलब हम सिंपल देख करके इसको नहीं बता सकते हैं कि ये इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। इट कैन बी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक्सप्लेन बाय, कॉमा लगा के एक्सप्लेन बाय एक्सपेरिमेंटली। मतलब ये एक्सपेरिमेंटली ही बताया जा सकता है और कोई इसके पास रास्ता नहीं है। सो एक और ये फैक्ट हुआ, सबसे पहला पॉइंट ये जो कि इसकी खासियत है। दूसरा क्या है कि मान लीजिए अगर ए से कोई कंपोनेंट बी बनना है, ठीक, बी से सी बनना है, सी से डी बनना है, ये मान लीजिए फास्ट है रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब ये बहुत, ए से बी तो बहुत जल्दी बन गया, बी से सी एवरेज है, मतलब इसका एवरेज है, लेकिन सी से डी क्या है? बहुत ही ज़्यादा स्लो है, ठीक है, वेरी स्लो। तो जो इसका स्लोवेस्ट स्टेप होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ये तो आपको मैं पढ़ा भी चुका हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए कि जो इसका स्लोवेस्ट स्टेप होगा वही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, मतलब वही उसकी रेट होगी।
अब तीसरा इसका सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि ये कभी भी ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा है तो क्या इट मे बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इट मे बी इन फ्रैक्शन, इट में बी इन अ फ्रैक्शन और इट में बी इन अ जीरो भी हो सकता है, ठीक है, इवन भी हो सकता है एंड सबसे बड़ी बात है नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये कब आपको, अभी तो मैंने आपको बता दिया, अभी तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप याद कर लेंगे कि हाँ ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जब मैं आपको मॉलिक्युलरिटी में पढ़ाऊंगा तो मॉलिक्युलरिटी में कुछ ऐसा नहीं होता जैसे इसका अपोजिट होता है, लेकिन जब आप इसका डिफरेंस पढ़ेंगे तब आप में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो यहाँ पर आपको वेल फोकस होकर यहाँ पे पढ़ना है। तो अब हम चलते हैं। सो फ्रेंड्स, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन से बढ़ने से पहले हम उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं कैलकुलेशन में आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिख रहा हूँ, हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड जो हमारी रेट है वो रेट कुछ इस प्रकार से गिवन है, आप देख सकते हैं कि के एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए द पावर 1/2, ये 1/2 है एंड जो b की हमारी पावर क्या है वो 1 है। तो मान लीजिए यहाँ पे आप क्या क्या फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कहता है, समेशन ऑफ द रेज्ड पावर, जो इनकी पावर रेज्ड होंगी उनको ऐड कर दो, बस जो उनको ऐड कर दो। मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या 1/2 + 1 इज टू क्या आया 1 + 2 + 2 इज टू 3/2। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ 3/2। तो ये देखिए मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्डर हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो कहीं भी आपका अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने का है तो आप उसकी जो रेज्ड पावर है उसको ऐड कर देंगे, बस आपको इतना ही करना है। तो आप ऐसे ही एनसीईआरटी उठाइए या कोई रेफरेंस बुक उठाइए और इसके क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना आपको 100% आ गया होगा। सो यहाँ पे हम हेडिंग क्या लगाते हैं अपनी मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। सो यहाँ पे हम हेडिंग लगाते हैं, यहाँ पे देखिएगा मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन, मतलब क्या मैंने था मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। आप कहेंगे मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन क्या होती है, देखिए मैंने आपको जो पढ़ाया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर मान लीजिए कोई, मैंने आपको बताया कि कोई ए रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से बी बनता है, तो मैंने अभी आपको तो कॉपी में एक सिंगल स्टेप रिएक्शन दिखाया है, लेकिन इसका प्रोसीजर बहुत ही लंबा है। मान लीजिए ए से ये बना सी, सी से ये बना डी, ठीक है, ये डी से जाके तब बनता है डायरेक्ट बी। अब ये इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट ये सिंगल ये 3 स्टेप गायब कर दिए, डायरेक्ट एक ही स्टेप में इसको लिख दिया A to B हमारा बना, ठीक है। लेकिन ये अब A to B बनने में ये 3 स्टेप लेता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, ये तीन स्टेप जो होते हैं नहीं दिखाए जाते हैं और डायरेक्ट रिएक्शन लिख दिया जाता है, लेकिन इसका हर एक स्टेप, तो जो इसका ये स्टेप है डायरेक्ट देखिए कंबाइन करके लिख दिया गया है। लेकिन अब देखिए ये जो एक पार्ट है, ये एक पार्ट है रिएक्शन का, ये सेकंड पार्ट है रिएक्शन का और ये क्या है थर्ड पार्ट है रिएक्शन का, ठीक है। तो अब ये जो हर एक पार्ट है, हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री पार्ट। क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री पार्ट। और हर एक पार्ट में रिएक्शन हो रही है, इसे क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री पार्ट या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, ये बोलेंगे। अब ये हम 2 पॉइंट से इसको बुलाएंगे, ठीक है। लेकिन अब ये जो डायरेक्ट हमारा स्टेप दिखाया है ये वाला और ये वाला डायरेक्ट ए से बी बन गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सो यहाँ पे ऐसे ही हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स
रिएक्शन हमारी यहाँ पे क्या होगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ये क्या होती है, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होती है। क्या होती है, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होती है, ठीक है। लेकिन हमारी जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है वो क्या होती है, वो हमारे पास क्या होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। क्या होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। सिंगल स्टेप रिएक्शन और मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, जो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होती है जनरली उनकी क्या फाइंड करते हैं हम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है उनकी हम क्या फाइंड करते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। अब आपके जहन में बात बहुत ही अच्छे से बैठ गई होगी कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होती है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, जो मल्टीपल स्टेप से एक स्टेप रिएक्शन बनती है उनकी फाइंड करते हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, अब देखिए जो एक स्टेप है इसके मॉलिक्यूलरिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो मल्टीपल स्टेप हैं, हर एक मल्टीपल स्टेप की हम क्या मॉलिक्यूलरिटी फाइंड कर सकते हैं, तो जी हाँ, आप हर एक स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आप इन स्टेप की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत ही ज़्यादा मेजर पॉइंट है। तो आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होती है। जो मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन होती है वो एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब होती है, जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है उन्हीं को हम मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं, लेकिन उसकी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते हैं। लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है मल्टीपल स्टेप से बनी होती हैं, इसीलिए उन मल्टीपल स्टेप की हर एक स्टेप को मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं, लेकिन एक सिंगल स्टेप रिएक्शन के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते हैं। तो यही कुछ हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है वो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होती है। सो हमारा यह था मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। अब इसकी हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या, डेफिनेशन के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट है क्या, तो यहाँ पे देखिए हम क्या होगा, यहाँ पे पढ़ेंगे हम द नंबर ऑफ reacting species taking part in a elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। ये क्या हुआ, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। अब मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि मैंने यहाँ लिखा क्या। मैंने लिख तो दिया बहुत तेजी से, आप लोग को समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा कि द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड सिमुलटेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। देखिए मैंने क्या बताया कि मान लीजिए कोई ए प्रोडक्ट है और बी प्रोडक्ट है, इन दोनों को मिलाया तो हमें क्या मिला, सी कोई प्रोडक्ट मिला। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इनके जो स्पीसीज़ हैं, इनकी स्पीसीज़ हैं जो जितनी भी नंबर ऑफ स्पीसीज़ हैं आपस में रिएक्ट करी, वो नंबर ऑफ स्पीसीज़ आपस में रिएक्ट कर करके एक सी प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ स्पीसीज़ रिएक्ट मतलब क्या हो, कोलाइड, क्या है रिएक्ट मतलब क्या हो, कोलाइड किया है। सिमल्टेनियसली मतलब एक ही साथ में, जब वो लड़ी हैं तब यहाँ पे लड़ी हैं तो आपस में मिली हैं, जो मिल के एक नया कंपाउंड बनाया सी। तो जितने भी नंबर ऑफ स्पीसीज रिएक्शन में को लड़ करके सी प्रोडक्ट बनाती हैं, जो इफेक्टिव होती हैं, उन्हीं वही क्या होती हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। मतलब जिन स्पीसीज से, इन दोनों की स्पीसीज से, जो मान लीजिए
इसकी स्पीसीज़ ये ब्लू पेन है और इसकी स्पीसीज़ ये ब्लैक पेन है, जब आपस में कोलाइड करा, इन दोनों की इंक मान लीजिए यहाँ पे कोलाइड करी और एक नया कलर फॉर्म हुआ, तो उस नए कलर को हमने सीखा। तो इनकी स्पीसीज़ और इनकी स्पीसीज़ कोलाइड करके मान लीजिए इसकी स्पीसीज़ एक, इसकी स्पीसीज़ एक मिलकर कोलाइड किया, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। तो यही भी हमारी डेफिनेशन बता रही है कि द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। याद रखिएगा जो मॉलिक्युलरिटी है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन की ही बताई जा सकती है। विच मस्ट कोलाइड सिमुलेटेसली मतलब एक ही साथ में, इन ऑर्डर टू मतलब क्या, रिएक्शन होने के लिए, अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, उसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ फैक्ट्स पढ़े थे, तो इसके भी हम कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे। बस इसका एक ही फैक्ट्स है, 2 फैक्ट्स इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से मिलते हैं जो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे इसका एक फैक्ट क्या है, सबसे बड़ा फैक्ट है वो क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या था, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, इवन, जीरो और ऑड भी, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये क्या है, इट कांट बी इन जीरो, मतलब अगर मान लीजिए जीरो होगा तो क्या होगा, रिएक्टेंस स्पीसीज कोलाइड ही नहीं कर रही है तो प्रोडक्ट नहीं बनना है, और नॉट इन अ, और इट कांट बी इन अ जीरो और इन फ्रैक्शन। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब हमने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे कि मान लीजिए मैंने आपको सिखाया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, लेकिन उन ऑर्डर की यूनिट्स आप कैसे निकालेंगे वो आपको कौन बताएगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालते हैं यूनिट्स, क्या डालते हैं, यूनिट्स, वो भी किसकी, ऑर्डर की। किसकी निकालेंगे हम, ऑर्डर की निकालेंगे, ठीक है, इसकी निकालेंगे। तो मान लीजिए आपसे कोई कहे, मान लीजिए इस आपने पहले मैंने आपको नहीं बताया था निकालना, तो आप क्या कहे, मैंने आपको जो पहले क्वेश्चन कराया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, तो मैंने क्या निकाला था, 3/2 निकाला था। अगर आपको इसको यूनिट निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये 3/2 इसकी ऑर्डर, यानी इस 3/2 इसका ऑर्डर है, तो इस ऑर्डर की रिएक्शन की यूनिट क्या हुई, तो ये कैसे आप निकालेंगे। या फिर आपने कोई किया तो उसका आया 0 ऑर्डर, ठीक है, 0 ऑर्डर है, इसकी यूनिट आप कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्डर आया है, यूनिट कैसे निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर आया है, यूनिट कैसे निकालेंगे। तो मैं आज जितनी भी रिएक्शंस हैं, पहली बात तो मैंने आपको जो बताऊंगा ये यूनिट्स, मानिए जो कोई रिएक्शन है तो उसकी यूनिट क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर या 0 ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर, यानी किसी भी ऑर्डर की आपको यूनिट निकालना मैं आज यहाँ पे सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप रेट लॉ में रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते थे, आपको मैंने सिखाया था रेट एक्सप्रेशन लिखना। तो रेट इज इक्वल टू के और ए और बी, तो मैंने आपको बताया जो ऐसे ब्रैकेट्स में लिखे हो तो ये कंसंट्रेशन होता है। लेकिन जब आप कहते थे किसी भी रिएक्शन की रेट लिखो, तो आप रेट कैसे लिखते थे, मान लीजिए कोई रिएक्शन ए है, ठीक है, और इज इक्वल टू, मतलब सॉरी ऐसे नहीं, ए से कुछ बी बनना है, ठीक, ए से बी बना, आपने कहा इस रिएक्शन रेट लिखो, तो रिएक्टेंट में आप कैसे लिख देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए और इन द प्रेजेंस ऑफ डी, मतलब विद रिस्पेक्ट टू डी, रिएक्टेंट है इसलिए नेगेटिव लगा देते हैं, और अगर प्रोडक्ट साइड लिख रहे हैं तो प्लस लगा के डी कंसंट्रेटेड बाई बी अपॉन डी, टी ऐसे लिख देते हैं। लेकिन अब मान लीजिए अब यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, मान लीजिए अब यहीं पे ये हमारी क्या, ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था रेट के, किसके इक्वल था, रेट के। तो अब मान लीजिए यहाँ पे रेट के इक्वल था। अब आपको क्या करना है, इसी चीज़ को के को फाइंड करिए, यहाँ पे क्या आपको क्या फाइंड करना है, रेट कांस्टेंट है। हम यूनिट इसी की निकालेंगे, इसकी निकालेंगे, रेट कांस्टेंट की ही यूनिट से हम जानेंगे कि 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर की यूनिट क्या है। तो आपको यहाँ पे के भी निकालना है। देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा डीपली कॉन्सेप्ट है। तो आप यहाँ पे जब के को निकाल के लाएंगे तो नीचे क्या आएगा, रेट अपॉन कंसंट्रेशन, यहाँ पे ए ये बी, ये तो मैंने रिएक्शन में लिखा था ए और बी, यहाँ सी डी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी एन टाइम्स हो सकता है। कितने टाइम्स हो सकता है, एन टाइम्स। तो अब देखिए रेट यहाँ पे आप क्या लिखते थे हमेशा, के इज इक्वल टू, मान लीजिए आपने यहाँ पे रेट के ऊपर कंसंट्रेशन है, ऊपर कंसंट्रेशन, इस ब्रैकेट मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक। और आपने क्या लिखा,
और आपने क्या लिखा, ये भी तो कंसंट्रेशन, देखिए ये यूनिट किसकी थी, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम लिख लिया, ये रेट की थी, ठीक, रेट की मैंने देखिए यहाँ पे लिख दी। अब बचा ये ए और बी, ये क्या है, सिर्फ कंसंट्रेशन, ये क्या है, सिर्फ कंसंट्रेशन है, ठीक, ये सिर्फ क्या है, कंसंट्रेशन। लेकिन ये कितने हैं हमें नहीं पता, तो इनकी पावर हम क्या लिखेंगे, एन, इनकी पावर हम क्या लिखेंगे, एन। अब आपको क्या करना है, देखिएगा आपको क्या करना है, अगर आपको नहीं सुना तो देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, पूरा लिख रहा हूँ, कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन की पावर एन, ठीक, कंसंट्रेशन वो कर दिया हमने, नीचे लिया है, और अपॉन में टाइम देखिए था ही, अपॉन में टाइम था कि नहीं था, मतलब जो टाइम था ये इस कंसंट्रेशन के मल्टीपल में था, तो देखिए मैं इस कंसंट्रेशन के मल्टीपल में ले आया हूँ, ठीक। अब ये देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, ये के है, अब के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, ठीक, कंसंट्रेशन हमने यहाँ पे लिखा, तो ये देखिए अब इस कंसंट्रेशन की पावर क्या है, ऊपर वाले कंसंट्रेशन की पावर यहाँ पे देखिए क्या है, 1 है, और नीचे क्या है, कंसंट्रेशन की पावर क्या है, एन है, मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए ये टाइम है, टाइम को हम क्या लिखते थे, सेकंड से रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब देखिए जो 1 अपॉन क्या हो गया यहाँ पे, सेकंड हो गया, ठीक, ये सेकंड हो गया। अब देखिए ये जब एन ऊपर जाएगा तो नीचे जो कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो क्या होती है, उसकी साइन चेंज हो जाता है। देखिए बेस सेम है तो ये क्या हो जाएंगी, ऐड, जनरली बेस कॉमन हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन इन द ब्रैकेट 1 माइनस एन, कुछ ऐसा आया। अगर ये ऊपर जाएगा तो मैंने आपको बताया था कि साइन चेंज हो जाता, तो इसकी पावर 1 हो गया, -1, ठीक है। लेकिन कंसंट्रेशन को किस में लिख देते हैं, मोल पर लीटर, किस में लिख देते हैं, मोल पर लीटर। आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती थी, मोल पर लीटर, तो ये देखिए मोल पर लीटर 1 माइनस एन और सेकेंड इनवर्स, ये ठीक है, ये क्या हुई, सेकंड इनवर्स। तो आपके ये क्या कहने, ये मेन फॉर्मूला हुआ जिससे आप किसी भी ऑर्डर की यूनिट फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको वो सिखाया है जिससे आप किसी भी ऑर्डर की यूनिट फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको डायरेक्ट जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर की यूनिट नहीं बताई है, मैंने आपको वो मेथड सिखाया है जिससे आप किसी भी ऑर्डर की यूनिट फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई क्लास में बच्चा पूछ रहा है जीरो ऑर्डर, तो कोई रटा रेटा आपने बता दी, मान लीजिए पूछ रहा है इस 3/2 की आप यूनिट बताओ, इस 3/2 ऑर्डर की आप यूनिट बताओ, आप नहीं बता पा रहे हो, तो इससे ये कब नहीं बता पाओगे, जब आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा। जब आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप किसी भी ऑर्डर की, कोई भी ऑर्डर हो, तुरंत निकाल के आप बताएंगे। ये एन क्या है, अब आपको कन्फ्यूजन होगा ये एन क्या है। जो भी आपको ऑर्डर पूछे, आपसे कोई फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड आपसे पूछा, अच्छा बताओ कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन क्या होगी या 1 ऑर्डर की रिएक्शन क्या होगी, जो भी ऑर्डर पूछे ये वो एन होगा। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या डिराइव किया था वो बनाने का, कि फॉर्मूला हमारा था के, यही ये जो के है इसी की यूनिट फाइंड करेंगे, यही रेट कांस्टेंट के थ्रू ही बताएंगे रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब हमने फॉर्मूला क्या बनाया था कि मोल पर लीटर ये कंसंट्रेशन होता है और 1 माइनस एन और सेकेंड इनवर्स। आपसे कोई पूछे, आपको कोई फ्रेंड पूछ रहा है, मान लीजिए मोहन कह रहा है कि मुझे बताओ फर्स्ट और जीरो ऑर्डर की रिएक्शन क्या, यूनिट क्या होगी, तो आपने कहा, मैंने देखा था वीडियो में, एन इज इक्वल टू, अगर ऑर्डर जीरो कर रहा है जीरो रख दो, तो मैंने यहाँ पे मोल पर लीटर लिखा और 1 माइनस जीरो लिखा और सेकेंड इनवर्स लिखा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1 माइनस एन, सबकी पावर 1 हो गई, तो मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, कुछ ऐसा हो गया, यानी आपकी ये जीरो ऑर्डर की यूनिट हो गई। अब मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन, आपको कमेंट करके बताना है यहाँ पे एन मतलब जीरो ऑर्डर मैंने आपको बताया। अब आपको फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर की यूनिट लिख करके आपको अपने मन से, आपको बुक में नहीं देखना है, अपने मन से यहाँ पे 1 और 0 पुट करिए, सॉरी सेकंड पुट करिए, 2 पुट करिए सेकंड ऑर्डर, और हमें इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फिर जो आपने यूनिट निकाली हो उस यूनिट को एनसीईआरटी से मैच करिए, आप पाएंगे कि मैंने बिल्कुल सही याद किया है, बिल्कुल सही बनाया है। आपको देखिए याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
होगी। तो अब मैंने आपको यूनिट्स निकालना समझाया। अब मैं चलता हूँ, मैंने आपको पढ़ाया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मैंने आपको क्या पढ़ाया, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जनरली क्या होता है वो मैंने बताया, और मॉलिक्युलरिटी क्या होता है। उसके साथ ही मैंने 1-2% बीच में आपको मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच में डिफरेंस पढ़ाया। डिफरेंस जनरली बता दें क्योंकि वो दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन अब मैं उसका बेसिक डिफरेंस यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो यानी इसका मतलब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्री बोर्ड्स में ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा मैं जो भी यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लगाऊंगा कि डिफरेंस बिटवीन क्या, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब कि हम मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच में क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे हम हेडिंग लगाते हैं मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए सबसे पहले आपको किसी भी बीच में डिफरेंस बताना हो, सबसे पहले अगर आपको किसी के बीच में भी डिफरेंस बताना हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक दूसरे की डेफिनेशन लिख दो। पहली बात तो डेफिनेशन ही एक दूसरे से अलग होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले डेफिनेशन लिख दो। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखोगे कि इट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ स्टेप रिएक्शन। मतलब ये मॉलिक्युलरिटी क्या कहती है, किसी भी रिएक्शन में जितनी स्पीसीज आपस में कोलाइड करते हैं वही उसकी मॉलिक्युलरिटी हो जाती है। तो यही को हम इसको थोड़ा डेफिनेशन बना के, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बना के लिखेंगे कि इट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ molecules present in a step of रिएक्शन। मतलब जो एलिमेंट्री रिएक्शन आपको बताई थी ना, उसी एलिमेंट्री रिएक्शन में जो आइटम्स इक्वल प्रेजेंट होते हैं, कोलाइड करते हैं, वही क्या होती है, मॉलिक्युलरिटी होती है। लेकिन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या मैंने आपको बताया था कि इसकी जो रेज्ड पावर होती है, मतलब क्या होता है, मैंने आपको कहा था कंसंट्रेशन की रेज्ड पावर ऑफ समेशन, मतलब रेज्ड पावर की समेशन को ही कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वही क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा इजी स्टेप बना के आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपको याद करने में या समझने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आप ये पहली बार पढ़ रहे हैं तो पहली बार चीज़ को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। तो एक और इसका डिफरेंस देखिए, मैंने वो कहता है कि ये इट कैन नॉट बी इन, मतलब ये ना ही जीरो हो सकता है और ना ही फ्रैक्शन हो सकता है, बी इन जीरो और इन फ्रैक्शन, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। और इस साथ ही मैंने इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या बताया था कि ये सब में हो सकता है, इट कैन बी इन जीरो और इन फ्रैक्शन। सो ये सबसे बड़ा इसका मेजर पॉइंट है। ये ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा ध्यान से ना याद हो रहा तो इसे रट लीजिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और ये क्या है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इसका मेजर पॉइंट है। ये 3 मैंने पॉइंट आपको बहुत बेसिक बताए हैं। ज़्यादा आप देखना चाहते हैं तो रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हैं या एनसीईआरटी से आप देख सकते हैं। लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा एकदम मजबूत पॉइंट थे वो मैंने आपको यहाँ पढ़ाया। अगर आप ये समझ लेंगे, आप लिख भी देते हैं प्री बोर्ड्स में, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अब चलते हैं ऐसे ही अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, जो कि हमारा है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्या है हमारा टॉपिक, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है।
आप सोचेंगे ये क्या है, इतनी देर से तो और कुछ पढ़ रहे थे, अब ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या आ गया है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे तो क्या काम चलेगा, क्या पढ़ना ज़रूरी। तो ये क्वेश्चन आप सोचिए, अगर मैं नहीं बता रहा हूँ तब भी आप सोचिए ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है। अब मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही थी, ठीक है, हर बार ए भी लेते हैं, इस बार कुछ और लेते हैं। मान लीजिए कोई रिएक्शन हुई, तो यहाँ पे हमारा सी है, ठीक है, सी है, सी जब हमारा डी से मिला तब उसने प्रोडक्ट हमें दिया ई, ठीक, ई दिया। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि मान लीजिए ये पूरा रिएक्शन होने में, मान लीजिए हम कुछ चिप्स बना रहे हैं, अंकल चिप्स बना रहे हैं, तो जब ये कुछ मटेरियल मिला है तो ये हमें ये हमारा क्या है, अंकल चिप्स दे रहा है। तो ये पूरा अंकल चिप्स बनने में हमें क्या लगते हैं, 15 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं, 15 हार्स लगते हैं, ठीक है, ये लगते हैं। अब आपसे कोई पूछे अच्छा बताओ कि ये जो 15 घंटे लगते हैं तो 10 घंटे में कितनी रिएक्शन, कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी, आप बता सकते हो। अभी तक आपने ऐसा कोई मेथड नहीं पता किया था। या फिर इतने परसेंट कंप्लीट हो चुकी है तो रिमेनिंग इतने, मान लीजिए 90% कंप्लीट हो चुकी है तो 10% कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगा, 10% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। इसका मतलब है कि इंस्टेंटेनियस मतलब क्षणिक, मान लीजिए किसी भी मोमेंट पे आपको टाइम बताना है या कितने कंप्लीट हो चुकी है, कितने कंप्लीट होनी है, कितने परसेंट, आपसे कोई ये पूछे तो आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के मेथड से एकदम करेक्ट वे में बता सकते हैं कि हाँ ये इतनी हो चुकी तो इतने टाइम में हम कर सकते हैं, अगर इसकी स्पीड बढ़ा दे तो और इतने जल्दी हो सकती है, इतने परसेंट बन गया है और इतने परसेंट बन सकता है। तो आप कुछ ये इतना छोटा सा प्यारा सा लॉजिक है जो आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की मेथड से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए हम किसका किसका फाइंड करेंगे, तो हमारे कोर्स में क्या है, सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, ठीक है, और हमारा है फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, और सेकंड ऑर्डर हमारा इस कोर्स में अभी नहीं है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इस वीडियो में लास्ट टॉपिक हमारा जीरो ऑर्डर को पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर फर्स्ट ऑर्डर को पढ़ेंगे। अब देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अपनी क्या खासियत है, ये अपना क्या टैलेंट रखता है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसी होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस तो आप तब जानेंगे जब आप दोनों को पढ़ लेंगे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे उतना ही अच्छे से आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब हम हेडिंग यहाँ पे लगाते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या लगाते हैं हम लोग, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या लगाते हैं हम लोग, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी, मैंने आपको कह दिया था कि जीरो ऑर्डर कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए कोई रेट है ये के ए और मान लीजिए कोई बी, मैंने ऐसे लिखा। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो उसकी पावर है वो जीरो है, यानी देखिए इसका समेशन करेंगे तो जीरो आएगा, इसकी पावर क्या है जीरो, अगर ये ना लेंगे तब भी इसकी पावर क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है, जीरो हो गई। तो मतलब अब जीरो, अब देखिए ऐसे ही आप लोग दिमाग लगा सकते हैं, जीरो ऑर्डर मतलब उसकी पावर क्या है, जीरो। अभी आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, मान लीजिए कोई टर्म हमारा है सी, इसकी पावर जीरो, जिसकी वैल्यू क्या हुई 1, किसी की पावर जीरो हुई जिसकी वैल्यू क्या हुई 1। तो मान लीजिए रेट, अब इसकी पावर क्या हुई 1, तो मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला, जो रेट है हमारी वो किसके इक्वल है, के इक्वल है। के मतलब रेट कांस्टेंट, किसका मतलब, रेट कांस्टेंट। इसका मतलब है कि हमारी जो कंसंट्रेशन ये है, कंसंट्रेशन है, इस पे डिपेंड नहीं कर रही है, इस पे डिपेंड नहीं कर रही। डिपेंड का मतलब कि अगर कंसंट्रेशन को चेंज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सो फ्रेंड्स, यानी हमें क्या हो जाए, ये जो कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। कंसंट्रेशन मतलब क्या है, मान लीजिए आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, कंसंट्रेशन मतलब क्या है, उसमें कितनी पानी की मात्रा है, ठीक है। आप मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपने लिया, मान लीजिए इस पेन में सल्फ्यूरिक एसिड बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपने इसमें क्या किया, इसमें बहुत ही ज़्यादा कम पानी है, तो सल्फ्यूरिक एसिड इतना हार्ड है कि इस पेज में डाल दो कि पानी को, पेज को पूरा राख कर देगा। लेकिन जब
जब हमारा सल्फ्यूरिक एसिड इतना हार्ड था तब भी 10 ही मिनट में रिएक्शन होती थी। लेकिन जब इसमें हमने 10 ml या 5 ml पानी मिला दिया, अब ये देखिए इतना वीक हो गया कि इसमें हम जब डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड तो ये 1-2 मिनट लेता है इस पेज को जलाने में, तब भी वो 10 ही मिनट लेता है। मतलब कि कंसंट्रेशन हम चाहे चेंज बढ़ाएं या घटाएं उस रेट पे डिपेंड नहीं करती, वो रेट पे डिपेंड ही नहीं करती। मतलब वो अगर वो धीरे चल रही है तो उसमें चाहे तुम जो भी कर दो वो धीरे ही चलेगी। ऐसी होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसी क्या होती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसीलिए देखिए इसका ग्राफ कैसे बनता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसीलिए देखिए इसका ग्राफ कैसे बनता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। मान लीजिए यहाँ पे कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन की लाइन है, इसको एक्स एक्सिस ले लीजिए, इसको वाई एक्सिस ले लीजिए, और ये हमारा रेट है। तो रेट क्या है? तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिए, कुछ ऐसे। मान लीजिए जब हमारा कंसंट्रेशन 0 था तब रेट कुछ हाई थी, लेकिन जब कंसंट्रेशन यहाँ आया बढ़ाया तब भी रेट वही है, फिर कंसंट्रेशन बढ़ाया तब भी रेट वही है, फिर कंसंट्रेशन बढ़ाया तब भी रेट वही है। मतलब अब देखिए यहाँ कम जा रहे हैं तब भी रेट वही है, इधर कम आ रहे हैं तब भी रेट वही है। मतलब कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ऐसी होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जो रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती वो कौन सी होती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ। तो जब यहाँ पे रेट को लिखिए, आप रेट कैसे लिखते थे? माइनस, मैंने आपको रेट बार बार लिखना सिखाया हूँ तो मैं यहाँ पे फिर बता रहा हूँ, dt। अब मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट के लिखा है, तो ये रेट यहाँ पे मैंने ये लिखा। अब इक्वल्स टू के लिख देखिए, जो लिखा है वही लिख रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं ऐड कर रहा हूँ, जो ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो। तो अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, माइनस डी ए, और बस मैं क्या कर रहा हूँ, इस dt को यहाँ भेज रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। इस थोड़ा सा चेंजेस मैंने यहाँ पे ये किया। dt क्या है? इससे मल्टीप्लाई है। तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने क्या किया था? इंटीग्रेटेड इक्वेशन, यानी मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करूँगा। अब चलिए यहाँ पे करते हैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन। अब मैंने यहाँ पे क्या किया? दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया तो हमें क्या मिला? माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे केटी हो गया, इंटीग्रेशन किया तो एक टाइम हमारे पास क्या आया? कांस्टेंट आया। अब जब हमारे पास कांस्टेंट आया, अब हमने क्या लिया? मान लीजिए जब हमने स्टार्टिंग की थी रिएक्शन की जब हमने स्टार्टिंग की थी तब टाइम हमारा क्या था? जीरो मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी। ठीक, जब टाइम हमारा 0 था। अब देखिए यहाँ पे अगर हम टाइम को 0 कर दें, यहाँ पे हमने टाइम को क्या कर दिया? 0 कर दिया। ठीक है, तब देखिएगा टाइम को 0 मतलब जो कंसंट्रेशन हमारी है, कंसंट्रेशन, ये इनिशियल कंसंट्रेशन होगी 0। ये ए नॉट मतलब क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। ए नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। ए नॉट हमारी क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। यहाँ पे देखिए मेरे पास कम जगह है, मैं इसी पेज पे आपको समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको ये भी चीज़ दिखे और मैं जो यहाँ पे समझाऊँ वो भी आपको ये चीज़ दिखे। अगर मैं नेक्स्ट पेज में समझाऊंगा शायद आपको ना समझ में आए। तो आपको क्या करना है, टाइम 0 है तो जब टाइम 0 होगा तो ये जो ए नॉट कंसंट्रेशन होगा तो ये ए नॉट के इक्वल होगा। मतलब ये जो ए कंसंट्रेशन है ये ए नॉट के इक्वल होगी। ए नॉट मतलब क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। और ये ए क्या है? जब कोई टाइम टी है, जब कोई टाइम टी क्या है? टी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू 0। जब टाइम को 0 कर देंगे, यहाँ पे हम जब 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और सी किसके इक्वल हो जाएगा? सी किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस ए के। किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस ए के। लेकिन जब टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन ए क्या है? ए नॉट है। ठीक, क्या है? ए नॉट है। तो इसीलिए सी किसके इक्वल आया? सी माइनस ए नॉट के इक्वल आ गया। ठीक है, माइनस ए नॉट के इक्वल आ गया। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को, अब देखिए इस इक्वेशन को आपको क्या लेना है? फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए मैंने आपको सिखाया कि इक्वेशन को फर्स्ट क्यों लिया। अब देखो मुझे सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी थी, इसीलिए मैंने इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन लिया। अब यहाँ लिखेंगे हम पुटिंग वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे कम जगह है इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे हमें हेल्प करें। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए अब सी की वैल्यू -1 माइनस ए नॉट पुट करिए तो माइनस ए इज इक्वल टू के टी माइनस ए नॉट। तो अब ए को एक तरफ लाइए तो माइनस ए प्लस ए
नॉट इज इक्व टू के टी हो गया। तो अब आपको क्या मिला यहाँ पे, अब देखिए माइनस वाला इधर लाइए, प्लस वाला इधर लाइए, तो ए नॉट माइनस ए, ठीक है। और इस टी को नीचे लाइए, इस टी को नीचे लाइए, इज इक्व टू क्या आया के, इज इक्व टू क्या आया के, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी बन गई जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये हमारी क्या बन गई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो मान लीजिए ए हमारी क्या थी, इनिशियल, मतलब ए है इनिशियल कंसंट्रेशन, और इस ए को मान लीजिए आप फाइनल कंसंट्रेशन, क्या, फाइनल कंसंट्रेशन। तो ए नॉट इनिशियल है, हमेशा याद रखिएगा, ए नॉट मतलब इनिशियल और सिर्फ ए मतलब फाइनल। ये क्या है, टी। मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी कुछ ये थी, अब टी मतलब क्या है, अब टी मतलब 35 मिनट टाइम हो गया है, तो उसकी अब उसकी कंसंट्रेशन ये होगी। मान लीजिए कुछ ऐसा फाइंड करिए, मान लीजिए आपको रेट कांस्टेंट फाइंड करना है, रेट कांस्टेंट फाइंड करना है, क्या है आपको नहीं पता, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, ए नॉट गिवन होगा आपको, और ए गिवन होगा, और टी गिवन होगा, तब आप के कांस्टेंट आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास रेट कांस्टेंट गिवन हो और आपको टाइम नहीं पता हो कि रिएक्शन कितने समय में कंप्लीट होगी, तो आपको यहाँ पे क्या, ये तीन चीज़ गिवन होगी, ये आपको फाइंड करनी होगी। देखिए कितना सिंपल है आपको ये सब करना, बस आपको यहाँ पे क्या है, दिमाग लगा के समझना है, और आप बहुत ही जल्दी अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो आपको बस इतना ही करना है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपके यहाँ पे एक लिए क्वेश्चन लाया हूँ, आप मुझे क्वेश्चन करके दिखाइए। हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर गिवन concentration and rate constant, यहाँ पे find time, ठीक। फाइंड टाइम मतलब आपको टाइम फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। मतलब यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, आपको टाइम फाइंड करना है। और आपको यहाँ पे क्या गिवन है, इनिशियल कंसंट्रेशन आपको मान लीजिए 4 गिवन है, फाइनल कंसंट्रेशन आपको क्या गिवन है, मान लीजिए यहाँ पे 2 गिवन है। तो ये कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है आपकी, मोल पर लीटर, सेम इट इज यहाँ पे होगी। अब यहाँ पे के कांस्टेंट आपको कितना गिवन है, के कांस्टेंट, तो के कांस्टेंट आपको मान लीजिए यहाँ पे कुछ हमारा गिवन है 2, क्या दिया है 2। तो अब आपको यह 2 गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, आपने जीरो ऑर्डर की फॉर्मूला क्या पढ़ा था, के इज इक्वल टू ए इनिशियल माइनस ए फाइनल अपॉन टाइम टेकिंग। तो यहाँ पे देखिएगा, तो k इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, k इज इक्वल्स टू, अब k की वैल्यू हमारे पास देखिएगा, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे t लाना है, क्योंकि हमें टाइम फाइंड करना है ना। और a नॉट माइनस ए अपॉन के, तो यहाँ पे ए नॉट हमारे पास गिवन है 4, और ए हमारे पास गिवन है 2, और ये के हमारे पास गिवन है 2, 4 माइनस 2 इजक्वल्स टू 2 अपॉन 2 इजक्वल्स टू टी। यानी ये रिएक्शन इतनी फास्ट है कि एक ही सेकंड में कंप्लीट हो जा रही है, इतनी छोटी रिएक्शन है, इतनी फास्ट रिएक्शन है कि ये एक ही सेकंड में कंप्लीट हुई जा रही है। देखिए आपने इस मेथड से कितनी ईजिली फाइंड किया, जब इसकी रेट कॉन्स्टेंट 2 था तब ये एक सेकंड में कंप्लीट हुई थी। अब जब ये मान लीजिए कुछ कंसंट्रेशन इसकी चेंजेस होती है, टाइम में भी वेरीज नहीं होगा, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये इस पे डिपेंड नहीं करेगी। सो फ्रेंड्स, ऐसे मैंने ये कंप्लीट किया न्यूमेरिकल। अब जब भी आपको कुछ आप न्यूमेरिकल करने बैठिएगा, आप अपनी बुक्स में देखिएगा, तो आप क्या पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन दिया होगा आपको, अगर मान लीजिए 4 यहाँ पे चीज़ें हैं, इनिशियल, फाइनल, टाइम एंड रेट कांस्टेंट, तो आपको 3 चीज़ें गिवन होंगी, एक चीज़ आपको फाइंड करनी होगी। आपको अभी बेसिक सिखा रहा तो इतने डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं देगा, जेई लेवल के होंगे तो उतना कॉन्सेप्ट पढ़ा करके आपको थोड़ा सा टफ दे सकता है, लेकिन घुमा फिरा के आपसे यही पूछेगा। तो आपके इसको 4-5 न्यूमेरिकल को लगाइए, आप एकदम
बिल्कुल कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं, मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन सिखाई। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब 100% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। अब हम पढ़ेंगे हाल्फ लाइफ। हाल्फ लाइफ मतलब क्या है कि 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगा या क्या समय लेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाल्फ लाइफ मतलब आधा समय कंप्लीट होने के लिए हाल्फ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब है कि हाल्फ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब हाल्फ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाल्फ लाइफ क्या होगी। हाल्फ लाइफ का मतलब क्या है, 50% कंप्लीट होने में। अब देखिए जो ए हमारा था, ए हमारा देखिए मैंने आपको पहले ए हमारा था ए था हमारा ये था, ठीक। इसको हम क्या बोलते थे, फाइनल कंसंट्रेशन। क्या बोलते थे, फाइनल कंसंट्रेशन। और ए इसको ए नॉट को क्या बोलते थे, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। अब मान लीजिए जब हमारा समय आधा हो रहा है, जब हमारा टी जो हमारा ये टाइम है टी, अब देखिए टाइम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, टाइम को हम लोग किससे करते थे, टी से कर देते हैं, ठीक है। अब जब हमारा हाल्फ लाइफ है यानी हमारा ये टी किसके इक्वल हो जाएगा, टी 1/2। 1/2 मतलब आधा, 50%। 1/2 हाल्फ, पता है देखिए हाल्फ लिखा, टी 1/2 हो गया, ठीक। अब जब ये टी 1/2 हो गया, अब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, किसी टी समय में जब कोई टाइम टी है, टी मतलब 5 6 मतलब जीरो नहीं है, कोई समय है, तब उसकी कंसंट्रेशन क्या थी, तब उसकी कंसंट्रेशन ए थी। लेकिन जब टाइम क्या है, जीरो के इक्वल है, तब हमारी कंसंट्रेशन क्या है, तब हमारी कंसंट्रेशन ए नॉट है, तब हमारी कंसंट्रेशन क्या है, ए नॉट है। तो ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे कुछ थी तब, ठीक है, ए नॉट थी हमारी, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये हमारा टाइम आधा हुआ है तो ये ए क्या हमारा क्या होगा, यहाँ पे कुछ कंडीशन है, यहाँ पे कुछ कंडीशन है हमारी कि ये जो फाइनल कंसंट्रेशन है हमारी, फाइनल कंसंट्रेशन है वो शुरुआत की आधी होगी। क्या होगी, शुरुआत की आधी, मतलब जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसकी आधी होगी, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है आधी। मान लीजिए कि कोई रिएक्शन कंप्लीट होने में हमें लगता है 5 मिनट या उसकी 5 कंसंट्रेशन, लेकिन जो फाइनल तक हमारी क्या पहुंची, 5 मोल पर लीटर। अब उसकी जो हमारी जो फाइनल होगी, यानी इनिशियल हमारी कितनी थी, 5 थी, लेकिन जो फाइनल होगी वो इनिशियल की आधी होगी। ये हाल्फ लाइफ की कुछ कंडीशन है, ये हाल्फ लाइफ की कुछ कंडीशन है, मतलब ये हमारा कुछ ऐसा था। लेकिन हमने जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी थी तो उसका फॉर्मूला क्या था, के इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए, यानी फाइनल माइनस इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन टी, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन टी। हमारे पास कुछ ऐसा था। तो मैंने अब वो क्या पढ़ा, इस टी यहाँ पे हाल्फ लाइफ पढ़ रहे हैं तो इस टी को क्या लिख देंगे, इस टी को लिख देंगे ए नॉट अपॉन ए अपॉन, इसको क्या लिख देंगे, टी 1/2। जब ये 1/2 हो जाएगा तो फाइनल कंसंट्रेशन हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, ए नॉट अपॉन 2। यही छोटा सा एकदम प्यारा सा कॉन्सेप्ट हमारा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन 2 अपॉन टी 1/2। अब हम इसको चलते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। तो 1/2 मैंने ये लिखा इज इक्वल टू, अब जब हम पिछले वाले को मैंने कुछ ऐसा लिखा था, ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन 2 अपॉन टी 1/2, मैंने कुछ ऐसा लिखा था। अब देखिए इनको मैं जब सॉल्व करूँगा तो हमें कुछ ये मिलेगा, ए नॉट अपॉन 2 अपॉन टी 1/2, ये 2 इसका मल्टीपल है तो इसको हम नीचे भेज देंगे, ए नॉट 2 टाइम्स ऑफ टी 1/2, यानी इसका मतलब है जब इसकी रेट कॉन्स्टेंट आएगी तब ए नॉट अपॉन 2 टाइम्स ऑफ टी ऑफ हाल्फ, ये कुछ ऐसा मिलेगा, ये कुछ इस तरीके का मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला, ठीक है। ये किसका है, हाल्फ लाइफ का है, ये किसका है, हाल्फ लाइफ का। अब देखिए जो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, हाल्फ लाइफ आते आते ये आधी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अब एक और चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिएगा, टी 1/2 इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k, मतलब जब आधा समय होगा तो जो इनिशियल की क्या होगी, आधी हो जाएगी, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। देखिए अब देखिए होता क्या है, जब रिएक्शन होती है ए, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ए बनना है, ए ठीक,
और ये बना रहा है B। जब इसका मटेरियल यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो इसकी रिएक्टेंट घटेगी और इसकी जो रिएक्टेंट ये घटेगा वही तो प्रोडक्ट में बदलेगा। अब इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जब 50% यहाँ है तो यानी इसकी 50% यहाँ पहुँची है, तो आधे समय में मैं जब आधा कंप्लीट होगा तो इसकी 50% खत्म हो चुकी होगी, इसकी 50% खत्म हो चुकी होगी। तो इसीलिए देखिए इनिशियल का आधा दिखा रहा है आपको, इनिशियल का आधा दिखा रहा है। तो यही हुई हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यही हुई हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल गिवन होंगे तो आप क्या करना होगा, ये 3 टर्म है तो इन 3 टर्म में से 2 टर्म गिवन होंगे, आपको एक टर्म फाइंड करना होगा। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल 8th क्लास वाला आपको न्यूमेरिकल देंगे। बस ये क्या है, क्लास 12th है, थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देंगे, आपको फाइंड करके निकालना होगा। बस यही था छोटा सा हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ मतलब आधी जिंदगी, उसकी आधी ड्यूरेशन। अब यहाँ पे क्या था, आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी जो टाइम है यानी जो रेट कांस्टेंट डायरेक्टली इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करी, मतलब डायरेक्टली इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करी। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका प्लॉट, इसका ग्राफ देखिए, कुछ मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कंसंट्रेशन हो जाएगा, कंसंट्रेशन कौन सी, इनिशियल, ये ध्यान दीजिएगा इनिशियल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे फेयर नहीं लिख पा रहा हूँ, इसके लिए मैं सॉरी हूँ, लेकिन मुझे आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं जो आपको समझा रहा हूँ एकदम बेसिक समझा रहा हूँ, एकदम डीप नॉलेज दे रहा हूँ। तो इसका ग्राफ डायरेक्टली का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। और आपसे कोई इन्वर्सली पूछे तो इन्वर्सली ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा जिंदगी में। फिजिक्स में भी आपको है डायरेक्टली का साइन ऐसे बनता है ग्राफ, और इन्वर्सली का कुछ ग्राफ ऐसे बनता है। तो डायरेक्टली का देखिए, डायरेक्टली प्रपोर्शनल है, यहाँ पे डायरेक्टली है, तो यहाँ पे देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन 0 है तो रेट कांस्टेंट भी 0 है। इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ी तो देखिए रेट भी बढ़ी, ये देखिए। और जब ये कंसंट्रेशन यहाँ पे तो रेट कंसंट्रेशन यहाँ पे है, मतलब उसके डायरेक्टली साथ ही में इंक्रीज कर रहा है। तो यही कुछ हुआ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और गिवन हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन है जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इसकी इनिशियल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A0 से, वो हमारे पास है 8 मोल पर लीटर, ठीक है। और हमारे इसको कंप्लीट होने में, इसको टाइम लग रहा है कंप्लीट होने में, मान लीजिए 4 सेकेंड। तो अब इसकी 4 सेकेंड, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, हाफ लाइफ का हमारा फॉर्मूला क्या था, K इज इक्वल्स टू A0 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ T1/2। तो यहाँ पे T कितना किया गिवन है, 4 सेकेंड गिवन है। सो इसीलिए A0 हमारा कितना है, 8 है, और ये T4 मल्टीप्लाइड बाई दिस। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका रेट कांस्टेंट क्या है, 1। तो कांस्टेंट कभी भी यूनिट नहीं होती है। तो अब देखिए कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट, जो भी रिएक्शन होगी, अब इस रिएक्शन का ये 1 ही आएगा, चाहे कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे, चेंज करेंगे तो और वेरीज करेंगे, लेकिन कांस्टेंट यहाँ पे जनरली क्या होगा, सेम रहेगा। कोई भी रिएक्शन हो तो उसका क्या आएगा, ये जो रेट कांस्टेंट, रेट मतलब क्या है, उस जो रेट हो रही है उसका कांस्टेंट, तो यानी जो रेट उसका मतलब ही है कांस्टेंट। तो पूरी रिएक्शन में अब ये 1 ही आएगा। अब आपने कहा, तो आपने तो ग्राफ बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब इसमें हाफ लाइफ में जितनी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतनी उसकी स्पीड बढ़ेगी। रेट कांस्टेंट तो रेट कांस्टेंट रहेगा ही, ठीक है। तो ये आई होप अगर आपका डाउट ये होगा तो क्लियर हो गया होगा। मतलब अगर इस हाफ लाइफ में क्या है कि अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो उसकी रेट इंक्रीज करेगी। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का टॉपिक इस वीडियो का। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।